इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। मतलब ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बोल लो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे लिखूंगा, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा एक चीज़ है, टेम्परेचर और हीट दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। टेम्परेचर अलग चीज़ है और हीट अलग चीज़ है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, you know, but what is temperature? Temperature is the degree of measurement of hotness or coldness, right? Degree of measurement of hotness or coldness of any object is known as its temperature. कितना कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, कितना या कितना ठंडा है, ये उसके टेम्परेचर से पता चलता है। तो द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर की डेफिनेशन हुई। और हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट दिखती नहीं है, इनविजिबल है, हीट को सेंस कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म है, राइट। तो हीट देने से टेम्परेचर राइज करता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं, वी सप्लाई हीट, तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का राइज करता है। और अगर हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, या कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करता है हीट, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर की जो स्केल है मेजरमेंट की, वो 3 स्केल्स हैं जो जनरली हमें मालूम होनी चाहिए। क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस क्या होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, और केल्विन, ये तीनों स्केल्स होती हैं। ये ज़्यादातर लैबोरेटरी वर्क में, साइंटिफिक रिसर्च वर्क में ये स्केल यूज़ होती है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, केल्विन, राइट। और डिग्री फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज़ होता है। मतलब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो फीवर वगैरह बॉडी का मेजर करते हैं, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में करता है। और डिग्री सेल्सियस में हमें मालूम है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ये हमें न्यूज़पेपर वगैरह में जो ह्यूम टेम्परेचर बताया जाता है, मैं ये सब, वो टेम्परेचर किस में बताया जाता है? डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है। सो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपस में एक रिलेशन है, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी एक रिलेशन है। तो जो रिलेशंस है आपस में इन तीनों स्केल्स में, उससे एक टेम्परेचर एक स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो केल्विन स्केल होती है, वो डिग्री सेल्सियस स्केल से 273 यूनिट्स ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे की बात करें, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 273 केल्विन के बराबर होगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हुआ किसके? 273 केल्विन के, राइट। अगर 1 डिग्री की बात करें तो 274 केल्विन हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो हो गया 373 केल्विन, यानी कि 100 यहाँ रख के ऐड कर देंगे। तो ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में रिलेशन है। ये रिलेशन याद रखना, आपको कन्वर्जन के लिए काम आएगा। एक और रिलेशन बता देता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर होता है, वो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। यानी 32 यूनिट्स मोर देन 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस। यानी डिग्री सेल्सियस में आप 9/5 से मल्टीप्लाई करो और 32 क्या कर दो? ऐड कर दो। ये क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों रिलेशंस कन्वर्जन के लिए याद रखिएगा। आपको बोल देगा कि आप इतने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करो, या इतने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ, या इतना केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। ये सब जनरल क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। तो ये 3 स्केल्स थी टेम्परेचर की। टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस मैंने बता दिया। यानी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज आएगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब मैटर का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उसकी स्टेट में, मैटर की स्टेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या होगा? देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? हीट दे के बढ़ाएंगे। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हम एनर्जी देंगे, इफ़ वी आर सप्लाइंग एन एक्सटर्नल एनर्जी, तो क्या होगा?
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो राइज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स राइज करती है तो क्या होता है, मूवमेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट कम होगी। पहले तो टेम्परेचर ही राइज करेगा जब हम हीट देंगे, तो एक मूवमेंट आता है जब टेम्परेचर रुक जाता है राइज होना और काइनेटिक एनर्जी राइज करने लगती है, तो उस मूवमेंट पे क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है। क्या मतलब कि हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में जा सकता है, और लिक्विड गैस में, राइट। इसी तरह गैस वापस से लिक्विड में आ सकता है और लिक्विड वापस से सॉलिड में। तो ये हीट देने से होता है, हीट ऐड करने से, और हीट अगर रिलीज होगी तो उल्टा, राइट। तो तीनों स्टेट इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, तो हीट देते हैं तो, राइट। हीट हीट डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल मतलब डेल्टा, इसको रीड करेंगे डेल्टा केमिस्ट्री में, और इसका मीनिंग है वी आर एडिंग हीट, वी आर सप्लाइंग एक्सटर्नल हीट। तो कन्वर्जन होता कैसे है, तो उसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ सारी चीज़ें एक ग्राफ के थ्रू, राइट। हीट और टेम्परेचर के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। अब हम जो मैटर को हीट दे रहे हैं वो हीट हम इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट, राइट, केल्विन में हीट सप्लाइड। और जो टेम्परेचर राइज होगा उस हीट को देने से, वो टेम्परेचर हम मैटर का इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ये जूल्स में आएगा ना, हीट हीट जूल्स में है, ये केल्विन में। टेम्परेचर राइज जो है इस पे शो होगा, ठीक। जब हमने कोई हीट नहीं दी तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो 0 है, इंक्रीमेंट 0, राइट। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, राइज होगा टेम्परेचर। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक हमने H1 हीट दे दी, ये H1 है, ये H1 हीट दे दी, ये टेम्परेचर 0 से राइज होके यहाँ आगे कुछ टेम्परेचर T1 पे, राइट। तो जितनी हम ज़्यादा हीट देते जाएंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा राइज होता जाएगा, लेकिन एक मोमेंट आएगा, ये है वो मोमेंट T1 स्टेज पे, T1 टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। यानी अगर हम और एडिशनल हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी राइज नहीं होगा। सपोज हमने ये और हीट इंक्रीज की, ये H2, यहाँ से यहाँ तक जो हीट दी है हमने, उस हीट से कोई टेम्परेचर में राइज नहीं आया, यानी इस पॉइंट पे भी T1 टेम्परेचर, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, हर पॉइंट पे, इस पूरी लाइन पे हर पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो भाई ये हीट गई कहाँ, ये हीट टेम्परेचर राइज कर रही थी ना, पहले टेम्परेचर राइज कर रही थी, उसके बाद टेम्परेचर राइज नहीं किया इस हीट ने, इतने अमाउंट ऑफ हीट ने तो टेम्परेचर राइज किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गया T1 तक, और इतने अमाउंट ऑफ हीट ने टेम्परेचर राइज नहीं किया, ये टेम्परेचर उतना ही है कांस्टेंट स्टेबल, तो ये हीट कहाँ गई, टेम्परेचर राइज करने में तो यूटिलाइज हुई नहीं, इतना अमाउंट ऑफ हीट गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करने में, राइट। तो जो ये हीट है, अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर राइज नहीं करती बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करती है, वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर सॉलिड्स में हीट कर रहे हैं, सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो क्या मतलब, एक चीज़ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज द अमाउंट ऑफ heat required
टू कन्वर्ट 1 kg of solid completely into liquid at its melting point temperature. मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो ये होता है क्या, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। समझ लो 1 किलो सॉलिड को पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे चाहिए उतनी हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ। लेटेंट का मतलब होता है, वर्ड लेटेंट का मतलब होता है हिडन। इस वर्ड लेटेंट का क्या मतलब है, लेटेंट मतलब हिडन, मतलब कि छिपी हुई हीट। छुपी हुई या ये हिडन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये हीट जितनी हमने दी है ये टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही, मतलब हमें नज़र नहीं आ रही जा कहाँ रही है, छिपी हुई है एक तरीके से। जो टेम्परेचर को राइज करने में यूटिलाइज हो रही है वो हिडन नहीं है, और जो टेम्परेचर को राइज करने में यूज़ नहीं हो रही है वो हिडन हीट है, मतलब वो जा रही है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो सपोज वी आर कंसीडरिंग 1 kg ऑफ सॉलिड और हम उसको हीट दे रहे हैं, और हीट देने से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर राइज होकर T1 पहुंच रहा है। इस T1 पॉइंट पे टेम्परेचर राइज होना क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो ये पॉइंट कहलाएगा भाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उस 1 kg सॉलिड का, राइट। ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये वाला, ये T1, जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एडिशनल जितनी हीट हम देते हैं वो सारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में ख़त्म हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सारी के सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगी 1 kg सॉलिड को पूरी तरीके से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इस केस में ये जो H2 - H1 हीट है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये H2 - H1, यहाँ से यहाँ तक कितनी हीट है H2, मतलब ये अमाउंट ऑफ हीट, राइट। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है H1, ये अमाउंट ऑफ हीट। तो इतने में से, इस हीट में से ये हीट माइनस कर देंगे तो ये हीट बचेगी ना। तो ये H2 - H1 हीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है। तो ये इतनी हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बिकॉज ये 1 kg सॉलिड को पूरी तरह कन्वर्ट करने में, 1 kg सॉलिड को पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट करने में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लग रही है। ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। इसको Tm लिख देता हूँ T1 की जगह, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी सॉलिड का जिस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, राइट। इस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट है, ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है। जितनी अमाउंट पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगी अमाउंट ऑफ हीट, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी ये जो फेज़ है, इस फेज़ में जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा मैटर, राइट। और इस फेज़ में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। इस पॉइंट पे आके पूरी तरह क्या हो जाएगा, लिक्विड, राइट। इस पॉइंट पे आके लिक्विड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब हम हीट देंगे तो वो फिर से टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सपोज अगर हमने ये हीट दी, राइट, यहाँ पे आ गया ये H3, राइट। तो H3 ये जब और हीट देंगे H2 के से आगे बढ़ेंगे, मतलब और भी ज़्यादा कंटिन्यूस हीट देते जाएंगे, तो पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है फेज मैटर की, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, राइट। अब इस फेज में टेम्परेचर राइज होगा इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पे आके राइज होना बंद हो जाएगा, राइट। टेम्परेचर यहाँ पे राइज होना बंद हो गया, लेट अस सपोज इस पॉइंट पे पहुँच के, राइट, इस पॉइंट पे पहुँच के टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया। ये जो टेम्परेचर है इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद अब जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे
वो सारी की सारी फिर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम होगी, यूटिलाइज होगी, तो वो फिर से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेगी, यानी अब की बार लिक्विड से किस में जाएगा, गैस में। तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वैसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर मैं इसी को मॉडिफाई करना चाहूँ, यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं वेपोराइजेशन, राइट, क्या लिख दूँ, वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड completely into gas at its boiling point temperature। हमें पता है कि वाटर वेपोराइज नहीं होता जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जब वो वेपोराइज होना स्टार्ट होता है। तो उस 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg वाटर को जितनी अमाउंट ऑफ हीट देने पे वो पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट होगा, वो अमाउंट ऑफ हीट वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर एनफ नाउ। तो लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन लिख लेना, जब ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद जो एक्सेस हीट हम देंगे वो फिर से टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, राइट, फिर से वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा। मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन मिटानी पड़ेगी, ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो हम इसकी डेफिनेशन को इरेज कर देते हैं। आपने आई थिंक लिख ली होगी, आई होप। नहीं लिखी है तो रिवाइंड करो वीडियो को, जाओ पीछे, पॉज करके पहले लिखो, उसके बाद फिर से रिज्यूम करो। तो ये लिक्विड हो गया, लिक्विड की का टेम्परेचर राइज हो गया यहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक, फिर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जितनी हम एडिशनल एक्सेस हीट देंगे इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद। तो वो सारी की सारी हीट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करने में यूज़ होगी। तो लेट अस सपोज ये यहाँ तक हमने H4 दे दी हीट, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है H4 माइनस H3, ये अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। H4 माइनस H3 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। तो अब ये ग्राफ बुक के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, मैंने समझाने के लिए अपनी तरफ से आपको बताया है। इस ग्राफ से 4-5 चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, दूसरी ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, तीसरी ये कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, और चौथी ये कि वो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ना लिखा हो, राइट, अगर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड एट विच इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, राइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड एट विच इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये ग्राफ बहुत ही बढ़िया बना है, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पॉज करके। दूसरी चीज़, 4 चीज़ों की डेफिनेशन लिख लेना, ये 2 की और अभी मैंने 2 की डिक्टेट की है। तीसरी चीज़, एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल शेप में एक इस तरीके से आपकी बुक में फिगर गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है लिक्विड, यहाँ लिखा हुआ है गैस, और ऐसे एरोज दे रखे हैं, मतलब इंटर स्टेट चेंज को शो कर रखा है, राइट। अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना प्रोसेस का कुछ नाम है। इसी तरह सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस कन्वर्जन का कुछ नाम है। इसी तरह इनका नाम है।
तो जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और कोई भी लिक्विड सॉलिड में जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, राइट। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और सॉलिड गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड स्टेट में है कोई सब्सटेंस, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाए, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड नहीं होनी चाहिए। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, बीच में लिक्विड फेज में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। ऐसा कब होगा देखते हैं आगे। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, राइट। डिपोजिशन यानी कि गैस इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, डिफाइन फ्रीजिंग, डिफाइन वेपोराइजेशन, या डायरेक्ट ऐसे ही ग्राफ, ऐसे डायग्राम बन के ऐसी फिगर बना हुआ आ जाए और यहाँ पे कुछ जगह पे तो नाम लिखा हो, कुछ जगह पे नाम मिसिंग हो, 4 जगहों पे नाम मिसिंग हो, एक यहाँ मिस कर दे, यहाँ मिस कर दे, यहाँ मिस कर दे, यहाँ मिस कर दे, और बोले कि यहाँ पे लिखो एरो पे कि क्या प्रोसेस का नाम है। तो आपको लिखना पड़ेगा ये, वो पता होना चाहिए व्हाट इज मेल्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आई थिंक। इसी के साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता है ख़त्म। आगे है नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जब प्रेशर में चेंज आएगा तो उससे स्टेट ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर समझते हो ना, प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इसे क्या बोलते हैं? प्रेशर, राइट। तो एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसे प्रेशर बोलते हैं। हमारा जो कोई गैस है, लिक्विड है, वो जिस कंटेनर में रखा होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ट, राइट। जिसमें रखा गया है उस कंटेनर की इंटरनल वॉल्स पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये प्रेशर अगर चेंज होता है, हम प्रेशराइज करते हैं किसी गैस को या किसी लिक्विड को, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो सॉलिड को अगर हम प्रेशर दें, सॉलिड के ऊपर हम प्रेशर लगाएं तो वो चेंज कर सकता है, शेप डिफॉर्म हो सकता है अगर उसके अंदर थोड़ी भी सॉफ्टनेस है तो, ठीक है, डिफॉर्म हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट। हाँ वॉल्यूम, वो स्पॉन्ज का केस अगर आप ले लें, स्पॉन्ज होती है उसमें प्रेशर लगाते हैं उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप कहोगे सर इसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया, नहीं हुआ चेंज वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर भी उतना ही है, क्योंकि पहले जो स्पेस ज़्यादा ले रहा था ना वो स्पॉन्ज, वो इस वजह से ले रहा था क्योंकि उसके अंदर कुछ वॉइड्स हैं, होल्स हैं जिसके अंदर एयर होती है, राइट। हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर आ जाती है, वो सारा मैटर, सॉलिड मैटर एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए लगता है कि वो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, हालांकि सॉलिड पोर्शन जितना स्पॉन्ज का है, एयर को हटा दें, एक्सेप्ट एयर, जितना सॉलिड स्पॉन्ज है उसका वॉल्यूम पहले भी उतना ही था, बाद भी उतना ही है, बट वो एयर जो इंटरनल वॉइड्स में थी वो सारी बाहर आ जाती है कंप्रेस करने से, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है वो स्पॉन्ज, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, राइट। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी लिक्विड में प्रेशर डालें तो क्या होगा, लिक्विड में प्रेशर डालेंगे तो भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी इतना ज़्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस नहीं होता।
पार्टिकल्स के बीच में जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा होगा वहीं पे स्पेस प्रेशर डालने से कम होना पॉसिबल है। जैसे अगर किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, किसी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करते हैं, तो उसके अंदर का जो स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स, वो स्पेस रिमूव हो जाएगा और पार्टिकल्स विल गेट क्लोजर टू ईच अदर और उनका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। गैस से किस में आ जाएंगे, वो लिक्विड में। ठीक है, होता क्या है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। होता क्या है, जैसे सपोज अगर मैंने एक सिलेंडर लिया, कंसिडर किया सिलेंडर, राइट। इस सिलेंडर के अंदर क्या है, कोई गैस है, एयर है मान लेते हैं, और ये पिस्टन है सिलेंडर का, राइट, पिस्टन। इस पिस्टन को अगर हम ऊपर से फोर्स डालें, यानी ऊपर से प्रेशर दें और इसको क्या कंप्रेस करें नीचे की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, अंदर जो गैस है वो कंप्रेस होगी। इसके अंदर क्या पार्टिकल्स है, बहुत सारे इधर इधर उल्टे सीधे डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे तो इनके लिए जो अवेलेबल रूम है, इनके लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो कम होगा, और उसकी स्पेस की अवेलेबिलिटी की कम होने की वजह से इनके मोशन को क्या मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन। ये इनका मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा, और जब मोशन रिस्ट्रिक्ट होगा पार्टिकल्स का तो इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मूवमेंट खत्म होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे, राइट। तो जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो वो एनर्जी है, एनर्जी के लिए लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहीं तो जाएगी भाई, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती। क्या करेगी वो, काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम हीट दे रहे थे, टेम्परेचर राइज हो रहा था, और एक मोमेंट के बाद टेम्परेचर राइज होना रुक के हीट देने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रही थी। उसी तरीके से जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होगी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने से पार्टिकल्स के, तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को रिस्ट्रिक्ट, मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने से जो वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट, तो इस वजह से ऐसी आवाज़ में वेरिएशंस आ रहे हैं थोड़ी साउंड में मेरी। तो जितने भी पार्टिकल्स का मोशन रिस्ट्रिक्ट हम करेंगे वो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इस कंटेनर की, इस सिलेंडर की वॉल्स क्या हो जाएंगी, गर्म, उनका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो राइज होगा, इसकी वॉल्स जो गर्म होंगी, उसको अगर हम कूल डाउन कर दें, उसको हम ठंडा कर दें किसी तरीके से, रिड्यूस कर दें टेम्परेचर को, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विफाई हो जाएगी गैस। एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर हिला के देखना, उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे लिक्विड भरा है कभी। तो होता यही है कि उसके अंदर जो गैस होती है उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद उसको कूल कर दिया जाता है सिलेंडर को, जिससे वो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई। और उस गैस को जैसे ही हम रेगुलेटर से रिलीज़ करते हैं, वो गैस फिर से लिक्विड से किस में आ जाती है, गैसियस फॉर्म में आ जाती है। लिक्विड से गैस फॉर्म में क्यों आती है, क्योंकि प्रेशर हो गया रिलीज, प्रेशर रिलीज हो गया, वो वापस से अपनी हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके, जिसकी वजह से सराउंडिंग में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो कभी देखना बर्नर खोल के, लाइटर मत लगाना या मैचिस स्टिक यूज़ मत करना, खाली थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही बर्नर ओपन करके ऐसे इस हाथ पे यहाँ पे सेंस करना ही उसको, गैस को, अब वो कूलिंग महसूस होगी। क्यों, क्योंकि वो जो गैस रिलीज हो रही है बर्नर से, वो गैस पहले लिक्विड फॉर्म में थी, उसको गैसियस स्टेट में आने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से रिस्टोर करता है, सराउंडिंग हीट से। और सराउंडिंग हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग में ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यस, तो एक्चुअल में होता क्या है, गैसेस को प्रेशराइज करने पे और करने के बाद अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दें तो वो लिक्विफाई हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वी कैन लिक्विफाई गैसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड।
we can liquefy gases when upon pressurizing and reducing temperature. राइट। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई नहीं होती, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, मतलब कि डिपोजिशन हो जाता है गैस का, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राई आइस, राइट। ये क्या है ड्राई आइस? सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ड्राई आइस का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो CO2 ही लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है सॉलिड फॉर्म में, और ये डायरेक्ट गैस से किस में कन्वर्ट होती है? सॉलिड में, और सॉलिड से गैस में। ठीक है, तो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें बताया था, अभी बताया था, वो जो ट्रायंगल टाइप का फिगर था उसमें, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं डिपोजिशन, राइट। और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जब भी सब्लिमेशन प्रोसेस होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, इसकी वजह से हाई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब गैस से लिक्विड में आने के लिए, सॉरी, लिक्विड से गैस में आने के लिए कुछ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मैटर, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो तब होता है ऐसा, तो जब गैस लिक्विड से गैस में आए, मैटर लिक्विड से गैस में आए। लेकिन जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आए, तो सॉलिड से तो गैस में आने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि सॉलिड के पास तो पार्टिकल्स में बहुत ही नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी है, ना के बराबर होती है। तो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचाने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब सराउंडिंग से होती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग में बहुत हाई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इसे ड्राई आइस बोलते हैं, और इससे जो है रेफ्रिजरेशन का काम किया जाता है। मतलब